तकरीबन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारी यूनिट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और आप सब लोगों को पता है जो पेपर है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी का वो 30 सितंबर को है। तो उसी के रिगार्डिंग आप बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम उस पॉइंट को देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बीसीजी मैट्रिक्स, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें, 3 लेवल होते हैं स्ट्रेटजी में। पहला होता है कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। सेकेंड इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है, और थर्ड होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ये 3 लेवल होते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। आगे देखिए, आगे है जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है उसको ग्रांड लेवल या मास्टर लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आर डिसीजंस रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस ऑफ अ फर्म। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। पहला तो एक्सपेंशन या ग्रोथ रिलेटेड, सेकेंड इज स्टेबिलिटी, थर्ड इज रिट्रेंचमेंट, इन फोर्थ इज कॉम्बिनेशन। जो एक्सपेंशन या ग्रोथ में जो डिसीजंस होते हैं वो कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटजिक एलियंस, ये चीज़ें होती हैं एक्सपेंशन और ग्रोथ में। सेकंड स्टेबिलिटी में नो चेंज, कॉशन, प्रॉफिट, और रिट्रेंचमेंट में होता है टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन। तो ये रिट्रेंचमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं। फोर्थ होता है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सिमल्टेनियस और सीक्वेंशियल, यानी कि इन तीनों का कंबाइंड रूप कभी कभी फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो मानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आगे और देख लेते हैं। आगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में एक पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोर्टर की जो जेनरिक स्ट्रेटजी है। पहली चीज़ तो यह ध्यान रखना है कि ये बिजनेस लेवल पर अप्लाई होती है। जो बिजनेस लेवल होता है ना, जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, एक तो टॉप लेवल होता है, दूसरा जो है बिजनेस लेवल, और थर्ड जो होता है वो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जो फंक्शनल लेवल, ठीक है। तो जो जेनरिक स्ट्रेटजी है पोर्टर की वो बिजनेस लेवल पर अप्लाई होती है। देख लेते हैं क्या है पोर्टर की जो जेनरिक स्ट्रेटजी है। तो जेनरिक स्ट्रेटजी में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला होता है कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी, जहाँ पर प्रोडक्ट की लेस कॉस्ट रखी जाती है। सेकेंड इज डिफ्रेंसिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी, यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट की बात की जाती है। नेक्स्ट देखिए फोकस पर, यहाँ पर फोकस ऑन अ सेगमेंट। तो ये 3 आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी में यही 3 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट बताया गया यहाँ पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को एक बार में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, सबसे पहले इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज डेवलप बिजनेस मिशन, एंड थर्ड इज इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और फोर्थ होता है जनरेट स्ट्रेटजीज, और फिफ्थ यहाँ पर दे रखा है इम्प्लीमेंट, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड लास्ट इज मेजर करेंगे और उसका इवेलुएट और परफॉर्मेंस जो है उसका इवेलुएशन करते हैं। जो लास्ट स्टेज होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सेकंड इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या करता है, कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्वायर करती है या उसका कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, बैकवर्ड में जो सप्लायर है उसको एक्वायर कर लिया जाता है, तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन देख लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन 4 टाइप का होता है, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल एंड कंसंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, और यहाँ पर इन दो को देख लीजिए, कंसंट्रिक और कंग्लोमरेट। कंसंट्रिक रिलेटेड होता है, और यहाँ पर ये कंसंट्रिक से रिलेटेड ये पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इंटर अ न्यू प्रोडक्ट, सॉरी, इंटर अ न्यू मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज टेक्नोलॉजिकली सिमिलर टू द करंट प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी जो है वो सिमिलर रहती है, न्यू मार्केट रहता है, न्यू प्रोडक्ट रहती है, उसको बोलते हैं कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंग्लोमरेट में क्या होता है, डाइवर्सिफाई इनटू कंप्लीटली न्यू मार्केट, यहाँ पर कंप्लीटली न्यू मार्केट होता है और अनरिलेटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू कस्टमर बेस को जो है बनाने के लिए ये फॉलो किया जाता है, जो कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है। आप क्या आगे देखिए, आगे क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो फंक्शनल लेवल पे जो डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ऑपरेशन, एचआर, ये सब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में आते हैं। नेक्स्ट है 5 फोर्सेस जिस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, और इसको पोर्टर का 5 फोर्सेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही 5 फोर्सेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है 5 फोर्सेस जो पोर्टर के द्वारा दिए गए थे। तो कौन कौन से 5 फोर्सेस हैं, पहला तो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री,
सेकंड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थर्ड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, फोर्थ इज कम्पिटिटिव राइवलरी एंड फिफ्थ इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने होते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में। आगे देखिए अंसॉफ का ग्रोथ मैट्रिक्स देख लीजिए। अंसॉफ की बात करेंगे, आइगर इंसॉफ इनका पूरा नाम है और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फादर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी इसको बोलते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। कैन हेल्प द कंपनी टू आइडेंटिफाई द मार्केट अपॉर्चुनिटी इन रेस्पेक्टिव मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्या है ये अंसॉफ का ग्रोथ मैट्रिक्स, इसको देख लीजिए। अगर करंट प्रोडक्ट करंट मार्केट में जा रहा है तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। अगर करंट प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जा रहा है उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और न्यू प्रोडक्ट अगर करंट मार्केट में जाएगा तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं। और फोर्थ होता है अगर करंट न्यू प्रोडक्ट है और मार्केट भी नया है तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ये 4 पॉइंट होते हैं आइगर का जो मैट्रिक्स है, यही 4 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा जो बीसीजी मैट्रिक्स दिया गया उसको बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसके और कुछ नाम है, जैसे ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बोस्टन मैट्रिक्स, पोर्टफोलियो डायग्राम, ये सभी नाम इसका सेम ही मतलब है बीसीजी मैट्रिक्स। आगे देखिए ये क्या बताता है, बीसीजी मैट्रिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो ये मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर में रिलेशन बताता है ऑफ अ बिजनेस यूनिट और अ प्रोडक्ट लाइन। तो देख लीजिए इसमें कुछ नहीं है, 4 पॉइंट होते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है बीसीजी का मैट्रिक्स। तो यहाँ ये हॉरिजेंटल पे रखते हैं मार्केट शेयर और ये वर्टिकली रखते हैं यहाँ पर मार्केट ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन का अगर मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और मार्केट ग्रोथ रेट भी जाता है तो उसको स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है वो होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन का, ठीक है, मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है तो उसको डॉग की कैटेगरी में रखते हैं और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है वो डाइवेस्ट की स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। थर्ड देख लीजिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर मार्केट ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है तो उसको क्वेश्चन मार्क की श्रेणी में रखते हैं और यहाँ पर एनालाइज की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। और लास्ट होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर मार्केट ग्रोथ रेट कम है लेकिन मार्केट शेयर काफ़ी है तो उसको कैश काउ की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर हार्वेस्ट की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। तो ये बीसीजी का मैट्रिक्स था, यहाँ पर यही 4 पॉइंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी। तो प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटजी में, सबसे पहला स्ट्रेटजी इंटेंट, सेकंड इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है, थर्ड स्टेप इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स, फोर्थ पे चॉइस होता है, फिफ्थ होता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन और लास्ट जो होता है 6th स्टेज, यहाँ पर स्ट्रेटजी को इवेल्युएट किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजी का प्रोसेस हो गया। आगे देख लीजिए स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंटरनल फैक्टर मानते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोलेबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसमें चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, मैन पावर हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, इसमें चेंज कर सकता है। सेकेंड होता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर इनको बोला जाता है, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन इसमें चेंज नहीं कर सकता है। आगे देखिए, आगे EFA, इसको एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टेक्निक फॉर इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल पोजीशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए ये जो है टेक्निक फॉलो किया जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज किया जाता है, यही एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए IFA क्या होता है, इंटरनल फैक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है टेक्निक फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल पोजीशन है वो इसके द्वारा एनालिसिस किया जाता है, IFA इंटरनल फैक्टर एनालिसिस। यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस जो कि इंटरनल फैक्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। CPM मैट्रिक्स देख लीजिए, CPM मैट्रिक्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। यहाँ पर देर आर 4 की कंपोनेंट्स ऑफ अ CPM। तो CPM में जो 4 की कंपोनेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने होते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वेट, रेटिंग, स्कोर एंड टोटल स्कोर। तो ये 4 पॉइंट हो गए CPM से रिलेटेड। आगे देखिए CPM से रिलेटेड नोट पॉइंट क्या है, CPM इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर टू इवेलुएट ओवरऑल पोजीशन ऑफ द फर्म विद रेस्पेक्टिव टू दियर मेजर कंपटीटर्स। तो यहाँ पर CPM एक ऐसा जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को इवेलुएट किया जाता है, यानी कि ओवरऑल
फर्म का जो मार्केट रेस्पेक्टिव मार्केट में क्या उसका पोजीशन है वो यहाँ पर एनालिसिस करते हैं CPM के द्वारा। आगे देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी कंपनी डज नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज डूइंग नाउ। तो स्टेबिलिटी वो कंपनीज वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं जो प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो उसी पर फोकस करते हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं, वो उसी पर फोकस करते हैं जो वो कर रहे होते हैं। एक्सपेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज इन फीस पेस ऑफ एक्टिविटी, ये जो है अपने पेस ऑफ एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करते हैं, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, पार्शियल और टोटल विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पर रिट्रेंचमेंट में बिजनेस क्या करते हैं, कुछ बिजनेस अपना पार्शियली विड्रॉ करता है या कुछ बिजनेस जो है अपना टोटली विड्रॉ कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑल द 3 स्ट्रेटजीज आर टेकन टुगेदर। जो 3 स्ट्रेटजी होती हैं जो अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था, उनको जब टेकन टुगेदर उनको कंबाइंड रूप से जब अप्लाई किया जाता है तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इंटीग्रेशन इसको मैं आपको बता चुका हूँ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड में होता है गेन्स ओनरशिप ओवर डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर्स बस मूविंग टुवार्ड कस्टमर। जो फॉरवर्ड होता है वो मूविंग टुवार्ड कस्टमर होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इसके लिए उसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं से उसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो फॉरवर्ड जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, बैक का मतलब आप यहाँ से की पॉइंट्स देखें पीछे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं कंपनी उनको एक्वायर कर लेती है, उनके खुद के रॉ मटेरियल हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड में क्या होता है, बैक में जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं ओनरशिप ओवर फर्म सप्लायर्स दस मूविंग टुवार्ड्स मटेरियल रॉ मटेरियल। तो ये मूविंग टुवार्ड रॉ मटेरियल होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मूविंग टुवार्ड कस्टमर होता है। यहाँ पर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है उसके बाद कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेती है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्वायर कर लेती है। तो यहाँ पर हो जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो कस्टमर टुवार्ड्स कस्टमर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपको आइडिया हो गया होगा। डाइवर्सिफिकेशन में मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, कंसंट्रिक, कंग्लोमरेट, हॉरिजेंटल। डाइवेस्टमेंट देख लीजिए, डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, हैज़ नो ओनरशिप एंड कंट्रोल इन दैट बिजनेस एंड इज इंगेज इन कंप्लीट सेलिंग ऑफ ए यूनिट। तो यहाँ पर डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है वो कम्प्लीटली यूनिट को सेल कर दिया जाता है जो काफ़ी लॉस में होती है। ठीक है, टर्न अराउंड क्या है, टर्न अराउंड कंपनी इज सिक एंड कंटिन्यूसली मेकिंग लॉसेस, तो यहाँ पर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आगे देख लिए विजन मिशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। विजन क्या होता है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव इन लॉन्ग रन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में क्या अचीव करना चाहता है वो उसका विजन शो करता है। उसके विजन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ आपको नज़र आएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहता है। मिशन की बात करेंगे, रोल द ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें आपको मिशन में मिल जाती हैं। ऑब्जेक्टिव को देखिए, ऑब्जेक्टिव में व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये छोटे छोटे टाइम पीरियड के प्लान बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ताकि उस लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके, वही ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। पेस्टल फ्रेमवर्क देख लीजिए, ये क्या होता है, प्रोवाइड मैनेजर्स विद एन एनालिटिकल टूल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट में अफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। यहाँ पर माइक्रो नहीं होगा, मैक्रो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर इनको एनालाइज किया जाता है पेस्टल में। तो पेस्टल में आप देख लीजिए कौन कौन से जो माइक्रो फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, ये माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो एनालिसिस किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगला देखिए कोर कंपिटेंसी एक पॉइंट है, ये देख लीजिए, ये CK प्रहलाद और गैरी हैमल के द्वारा ये इसको दिया गया था। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, दोज कैपेबिलिटीज दैट आर क्रिटिकल टू अ बिजनेस अचीविंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसको बोलते हैं कोर कंपिटेंसी, किसके द्वारा, CK प्रहलाद और हैमल के द्वारा इसको दिया गया। नेक्स्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड, क्या होता है, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ये, दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड मेजर द डिलीवरी ऑफ दियर स्ट्रेटजी। तो ये होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। यहाँ पर 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बस, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो ये 4 पॉइंट होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। अगला देखिए मिंटवर्क की 5P स्ट्रेटजी को हम कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए। कुछ नहीं, जो 5P होते हैं उनका 5P का यहाँ पर मतलब क्या होता है, प्लान, प्लॉय, पैटर्न, पोजीशन, पर्सपेक्टिव। तो ये 4-5 पॉइंट होते हैं मिंटवर्क की 5P स्ट्रेटजी में। स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है, स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है पर्पज, पर्पज फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर। इंटेंट मीन्स पर्पज, तो ये इंटेंट हो गया स्ट्रेटजिक इंटेंट।
अभी स्ट्रेटजिक इंटेंट में 3-4 पॉइंट होते हैं, जैसे विजन हो गया, मिशन हो गया, बिजनेस डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट में। विजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी अब एक बार फिर आ गया ये पॉइंट, इसको देख लीजिए। विजन क्या होता है, व्हाट आर अवर होप्स एंड ड्रीम्स, तो ये सब होती हैं विजन से रिगार्डिंग, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक होता है विजन, यहाँ फ्यूचर के रिगार्डिंग बात की जाती है। आगे मिशन में फोकस ऑन टुडे व्हाट टू बी डू, ठीक है। बिजनेस डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रेस्पेक्ट टू कस्टमर नीड्स, टारगेट मार्केट एट्सेट्रा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट दे दिए, गोल ऑब्जेक्टिव प्लान। तो गोल की बात करोगे तो गोल क्या होता है, अ शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट ऑफ अ डिजायर्ड आउटकम टू बी अकम्प्लिश्ड ओवर अ टाइम पीरियड। लॉन्ग टर्म के लिए होता है गोल। ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो स्पेसिफिक होता है, एक्शनेबल होता है, टारगेट दैट नीड टू बी अचीव्ड विद इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे देखिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करें तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स एंड दियर रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग में जो फैक्टर होते हैं वो इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यू, एक्सपेक्टेशंस, ये सभी फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दी गई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, किस किस टेक्निक के द्वारा हम इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्वॉट हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका। दूसरा हो गया पेस्टल, जो माइक्रो एनवायरमेंटल होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं होते हैं, उनको पेस्टल के द्वारा एनालिसिस किया जाता है। इनका इसको भी हम बता चुके हैं पिछले अभी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेना, ये जो इसका पॉइंट है P4 होता है पॉलिटिकल, E4 इकोनॉमिकल, ठीक है। S4, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। T4 टेक्नोलॉजिकल, E4 इन्वायरमेंटल और L4 लीगल, तो ये हो जाएगा पेस्टल। अगला देखिए ईटॉप, इन्वायरमेंटल, इसके द्वारा भी स्कैनिंग की जाती है ईटॉप के द्वारा। तो ईटॉप का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। ईटॉप का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, किसके द्वारा दिया गया, ग्लुक के द्वारा दिया गया ईटॉप। अगला देखिए क्वेस्ट, देख लीजिए क्वेस्ट क्या होता है, क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, ये क्विक होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने वाले हैं। IFE, EFE, तो IFE होता है इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन और EFE होता है एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, इंटरनल फैक्ट अप्रेजल फ्रेमवर्क। और यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखना है, 9M फ्रेमवर्क जो होता है, वो 9M का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पर दे रखा है। 9M, मैन एंड वुमेन, मैनेजमेंट, मनी, मेकअप, मशीनरी, मेथड्स, मार्केट, मटेरियल एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये 9M फ्रेमवर्क है। आगे देखिए रिसोर्स बेस्ड व्यू, जिसको RVV बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये दिया गया था जे बर्ने के द्वारा दिया गया। रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यहाँ पर रिसोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में कैपिटल, टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाता है, इंटेंजिबल में कैपेबिलिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एट्सेट्रा, ये सब इंटेंजिबल में आ जाती हैं। तो ये रिसोर्स बेस्ड व्यू आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, जे बर्ने के द्वारा दिया गया है। एक और देखिए यहाँ पर टेक्निक दिया रखा है VRIO फ्रेमवर्क, ठीक है। ये भी जे बी बर्ने के द्वारा दिया रखा है। इसका इनका मतलब समझ लीजिए, B फॉर वैल्यू होता है, R4 होता है रेयरिटी, I4 होता है इमिटेबिलिटी और O4 होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनल एनालिसिस के द्वारा किया जाता है, इवेलुएट रिसोर्स इन अ कंपनी। चलिए आगे देखिए, वैल्यू चेन एनालिसिस देख लीजिए, माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी में 5 टाइप की एक्टिविटी होती है, सपोर्ट में 4 एक्टिविटी होती हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है 5, वो कौन सी है, एक बार देख लीजिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, मार्केट एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। कंसर्न विद क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट, ये इससे रिलेटेड होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं। सपोर्ट एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 4 एक्टिविटी होती हैं जो सपोर्ट एक्टिविटी होती हैं वैल्यू चेन जो पोर्टर के द्वारा दिया गया उसमें। पहला होता है HRM, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटी में आती हैं। आगे देख लीजिए स्टेप्स, यहाँ पर दे रखे हैं, तो स्टेप्स देख लीजिए। डिटरमाइन द बिजनेस प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, सबसे पहले प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी उसको डिटरमाइन किया जाता है। सेकंड, एनालाइज द वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। थर्ड होता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये होते हैं कुछ स्टेप्स। अगला देखिए कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, अ कम्पिटिटिव एडवांटेज इज एन एडवांटेज ओवर कंपिटिटर्स गेन्ड बाय ऑफरिंग
consumers greater value either by means of lower prices or by providing greater benefits and services that justify higher prices। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपटीटिव एडवांटेज। जीई 9 सेल मैट्रिक्स की बात करें तो मैकिन्से के द्वारा दिया गया था और यहाँ पर 9 सेल होते हैं और ये रिलेशन किस में बताता है, ये जीई 9 सेल मैट्रिक्स है, ये बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ये आपको ध्यान रखना है। जीई 9 सेल किस में रिलेशन बताता है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इसमें जो है ये रिलेशन बताता है। मैकिन्से 7 ईयर्स फ्रेमवर्क देख लीजिए, टूल्स दैट एनालाइज अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, इसमें ये एनालाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन जो डिजाइन होता है किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पर 7 ईयर्स फ्रेमवर्क, जो 7 ईयर्स है उनका मतलब समझ लीजिए स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ, ये 7 ईयर्स हो गए। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और सिस्टम को बोला जाता है हार्ड एस, और स्किल, स्टाइल, स्टाफ, इनको सॉफ्ट एस बोला जाता है मैकिन्से 7 ईयर्स फ्रेमवर्क में। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में देख लीजिए, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। प्रोसेस क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड इज बेंचमार्किंग, थर्ड इज मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइज डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये सिंपल से पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, कुछ कंटेम्प्रेरी अप्रोच होती हैं। ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती है, कंट्रोल इज बेस्ड ऑन अ फीडबैक लूप फ्रॉम परफॉर्मेंस मेजरमेंट टू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, और जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी फार्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल आर हाईली इंटरेक्टिव। टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में देखिए, प्रीमाइस कंट्रोल होता है, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल। तो ये कुछ पॉइंट थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, मैंने यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको बता दिए, क्योंकि समय कम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अब कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। तो पहला स्टेटमेंट है, अ प्लान इज डायरेक्टेड टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल यही प्लान है, अभी हम लोगों ने बात की है जब हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, अ पॉलिसी इज ए गाइड विच डिलिमिट्स एक्शन बट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम, इट इज ए ओपन एंडेड रादर टाइमलेस। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पर है, मिंट्सबर्ग प्रोवाइडेड 5 पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजी नोन एज मिंट्सबर्ग 5 पी स्ट्रेटजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 5 पीज ऑफ स्ट्रेटजी। तो मिंट्सबर्ग की जो 5 पी स्ट्रेटजी है वो अभी हमने बात की थी, तो इसमें देख लीजिए कौन सा यहाँ पे नहीं होगा, प्लान, प्लॉय, पोजीशन होता है, प्रोग्राम उसमें नहीं होता है। जो 5 पी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्लान, ठीक है, एक प्लान होता है, दूसरा प्लॉय, तीसरा पैटर्न, चौथा पोजीशन और पर्सपेक्टिव, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो प्रोग्राम यहाँ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए, अगला स्ट्रेटजिक इंटेंट वाज गिवन बाय। तो स्ट्रेटजिक इंटेंट की बात की थी, जहाँ पर विजन मिशन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये दिया, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो सी के प्रहलाद के द्वारा ये दिया गया था। और इसी के द्वारा, आप सी के प्रहलाद का नाम आते ही एक चीज़ और आपको ध्यान आ रही होगी, जो कोर कॉम्पिटेंसीज का कॉन्सेप्ट है वो भी दिया था सी के प्रहलाद, और उनके साथ एक और थे हैमल। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको मैच करना है स्ट्रेटजी, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। तो इसको देख लीजिए, स्ट्रेटजी क्या होता है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, सबको आप मैच कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्ट्रेटजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो 4 है इससे मैच हो जाएगा, मीन्स बाई विच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। तो पहले का जो है 4 आपका मैच हो जाएगा, इसका मतलब हो गया स्ट्रेटजी। अब विजन देख लीजिए, विजन क्या होता है, तो विजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, तो ये विजन में होता है। अब मिशन की देख लीजिए, मिशन में क्या होगा, मिशन में हो जाएगा इंड्योरिंग स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पज, व्हाट द डिस्टिंग्विश वन बिजनेस फ्रॉम अदर सिंपल फर्म्स, ये मिशन में हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो ये सेकंड चला जाएगा, स्पेसिफिक रिजल्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव, तो ये ऑब्जेक्टिव में। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, स्ट्रेटजी, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बैरियर्स टू एंट्री affect the ability of firm outside an industry to enter and take advantage of profit opportunities. Which of the following is not an example of such barrier? तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा यहाँ पर बैरियर इसमें नहीं होगा। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी होगा, स्विचिंग कॉस्ट भी यहाँ पर होगी, लेकिन ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, द रिलेटिव साइज ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म इन द इंडस्ट्री, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वन ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट्स होता है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट होता है, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी होती है, लेकिन थ्रेट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं होता है जो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो ये रिपीट हो गया, ये वही क्वेश्चन है। अगला देखिए, is a concept used in strategic management that groups companies within an industry that have similar business model or similar combinations of strategies. For example, the restaurant industry can be divided into fast food and fine dining based on variables such as preparation time, pricing and presentation. तो इसको स्ट्रेटजिक ग्रुप बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई विच फैक्टर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ द 6 की एरियाज ऑफ अ पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में जो 6 फैक्टर होते हैं वो यहाँ पर आपको दे रखा है, कौन सा नहीं है। सोशियो कल्चरल होता है, टेक्नोलॉजिकल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, लेकिन इकोलॉजिकल इसमें नहीं होता है। इन्वायरमेंटल होता है लेकिन इकोलॉजिकल इसमें फैक्टर नहीं होता है पेस्टल में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स रिप्रेजेंट द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन सा है, तो 5 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है सप्लायर्स, बायर्स, कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग फर्म्स इन इंडस्ट्री, प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड पोटेंशियल इंट्रेंट्स। तो पहले ही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अदर ऑप्शंस में आप देखेंगे एम्प्लॉय होता ही नहीं है जो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है। इसमें भी सेकंड में देखोगे तो इसमें भी एम्प्लॉय रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। जो 5 फोर्सेस होते हैं यही होते हैं, सप्लायर्स, बायर्स, कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग फर्म्स इन इंडस्ट्री, प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड पोटेंशियल इंट्रेंट्स। आगे देखिए, आगे बोला है क्वेस्ट टेक्निक वाज गिवन बाय। तो क्वेस्ट टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी, अभी हम लोगों ने देखा, ये दी गई थी बी नैनस के द्वारा इसको दिया गया था। इसका मतलब क्वेस्ट का मतलब आप समझ लीजिए क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। क्या होता है, क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक होती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसे प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन में यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं, एक तो डाइवेस्टमेंट, सेकंड इज प्लानिंग, थर्ड इज सेशन। एक होता है सीनरियो डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आता है स्ट्रेटजिक ऑप्शंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्वेस्ट से रिलेटेड। आगे देखिए, आगे है वर्ने 1991 डेवलप्ड, ये इनके द्वारा डेवलप किया गया है मॉडल। अभी हम लोगों ने देखा था BRIO फ्रेमवर्क दैट इज इसेंशियल टू द रिसोर्स बेस्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क फर्म हैज अ सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन देयर रिसोर्सेज आर। तो कुछ नहीं है, इसका फुल फॉर्म ये आपसे पूछ दिया गया है BRIO। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वैल्यूएबल होगा, रेयर होगा, इमिटेबल नहीं होगा, इनइमिटेबल यहाँ पर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूएबल होगा, रेयर होगा, इनइमिटेबल होगा, ऑप्टिमाइज नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, वैल्यूएबल, रिसोर्सफुल, इमिटेबल यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आप देख लीजिए यहाँ पर सही हो जाएगा, BRIO, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड। तो ये होते हैं BRIO। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, और उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जस्ट बाद हम लाने वाले हैं, जहाँ पर जितने भी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं उनको कंबाइंड रूप से हम लोग देखने वाले हैं। तो ये और क्वेश्चन है, इसके हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।